Good morning, adab, namaste और सत श्री अकाल. I hope everyone is good, everyone is safe in the home, in their houses. So, अब तक हम 2 एपिसोड कर चुके हैं of series Asking Why में. So, this is the 3rd episode and I am here again, your Ketan Shrivastava. Now, हमने अब तक 2 सवाल पूछे. एक मॉडर्न रूल के बारे में कि मॉडर्न रूल क्यों लाया गया जब दोनों ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल से आंसर तो सेम आता है. व्हाट इज द नीड ऑफ हम मॉडर्न रूल क्यों लेके आए जब दोनों से आंसर सेम ही आते हैं. तो आंसर इतना था कि हमने सिर्फ उसको इजी बनाया और उसकी टर्मिनोलॉजीज को जो हम यूज करते थे उसको थोड़ा वाइड करके वास्ट करके और क्लियर करा. दूसरा क्वेश्चन हमने वाई में पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है. हमने क्यों अलग अलग वो बनाए, तो हमने वहाँ पे क्यों ये पूछा था. और मैंने आप लोगों से बोला था कि क्यों आप अपने आप से पूछते रहिए, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं और बढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे. तो पॉइंट इज, आज हम फिर से अपने आप से क्यों पूछेंगे और वो क्यों होगा किसके ऊपर, वो क्यों होगा खर्चे के ऊपर. किसके ऊपर? खर्चा. खर्चा मतलब एनी अमाउंट जो भी हम स्पेंड करते हैं, खर्चा. अब हिंदी में बोला जाए तो खर्चा का मतलब खर्चा, उसको पैसे स्पेंड करना. एन अमाउंट विच इज स्पेंट, an amount which is spent is known as खर्चा, राइट. इंग्लिश में बोला जाए तो एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर. लेकिन हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में दोनों के मतलब अलग है. इंग्लिश में देखो कि दोनों के मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों के मतलब अलग है. तो मेरे मन में सवाल आया कि क्यों, वाई दोनों के मतलब अलग है, क्यों अलग है भाई दोनों. Why there is a difference between expense and expenditure, right? तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर. ओके, तो हम बात करते हैं कि खर्चा एक्चुअली में कितने टाइप का होता है. खर्चा 2 टाइप का होता है. पहला, वो खर्चा जिससे हम कुछ कमाते हैं, वो खर्चा जिसको हम करते हैं कुछ कमाने के लिए. कुछ कमाने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए. और एक वो खर्चा होता है जिसको हम करते हैं दिखाने के लिए. एक होता है कमाने के लिए, एक होता है दिखाने के लिए. कमाने का मतलब हम कोई भी खर्चा जब करते हैं और उससे हमारी कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो इफ वी have spent any amount to in order to generate income, then that is known as one type of kharcha. And another type of kharcha is when we spend any amount to show our asset, to acquire our asset. एक है कमाने के लिए और एक है दिखाने के लिए. एक है दिखाने के लिए. बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक खर्चा हम करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए और दूसरा खर्चा हम करते हैं एसेट को एक्वायर करने के लिए. अगर हम कोई भी खर्चा इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस. हम उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, राइट. उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस. और अगर हम कोई भी खर्चा एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर. हम उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर. सो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एक चीज करी जाती है
टू जनरेट इनकम, एक खर्चा किया जाता है टू जनरेट इनकम और दूसरा खर्चा किया जाता है टू एक्वायर एसेट। सर ये तो आप डेफिनेशन बता रहे हो, कोई एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल एक है, सिंपल एग्जांपल। अगर मैं बोलूं कि तुमने पैसे खर्च किए गुड्स के लिए, गुड्स क्या होते हैं? स्टॉक। गुड्स मीन स्टॉक, जिसको तुम बेचने वाले हो, आगे जाके बेचने वाले हो, प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो वो खर्चा तुमने एक्चुअली में क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, जिससे तुम उसे बेच सको और प्रॉफिट कमा सको, है ना? तो और प्रॉफिट कमा सको, तो इसलिए उसको बोला जाता है एक्सपेंस। ऑलराइट। सैलरी, तुमने अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों दी? मान लो तुम एक आईटी कंपनी चला रहे हो, तो तुम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों दोगे? जिससे दो तुम्हारे जो काम कर रहे हैं उनके काम करने की वजह से तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। इट इज अ नेसेसरी टू पे देयर सैलरीज एंड इट इज ऑलवेज अफेक्टिंग द इनकम ऑफ द बिजनेस, राइट? तो अगर मैं बात करूं उनको सैलरी दी जा रही है क्यों? जिससे हम इनकम कमा सके, देन इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर पे। हम जब बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर इज व्हेन वी एक्वायर एनी एसेट। तुमने खर्चा किया एक मशीनरी के लिए, तुमने खर्चा किया एक मशीनरी के ऊपर, तो उसका मतलब है तुमने दिखाने के लिए एक मशीनरी खरीदी, तुमने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी खरीदी, ठीक है? तुमने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी खरीदी, ऑलराइट? तुम उसको यूज करोगे, बाद में उसका बेनिफिट लोगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तुम किसी को सैलरी देते हो, तुम किसी को सैलरी देते हो फॉर 1 मंथ, और तुम उसका बेनिफिट एक महीने तक ही उठाते हो, क्योंकि नेक्स्ट महीने वो फिर से आ जाता है हाथ फैला के, सर मेरी सैलरी आपको देनी पड़ती है। लेकिन एक बार आपने मशीनरी खरीदी तो 4-5 साल की छुट्टी, एक बार आपने अपनी मशीनरी खरीद ली तो 4-5 साल की छुट्टी, उसके बाद मशीनरी नहीं आती कुछ कि एक और मशीनरी लो, मैं अकेले काम कर रही हूँ, मुझे अपना साथी चाहिए, नहीं आती मशीनरी, ऑलराइट? तो यहाँ पे हम एक और चीज बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंडिचर का, किसी भी खर्चे का, अगर उसका बेनिफिट ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है, देन इट इज ऑलवेज नोन एज। और अगर किसी भी चीज का बेनिफिट पीरियड 1 साल से ज्यादा है, ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, हाँ साइन में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पता मैंने साइन मैंने उल्टा बना दिया। अगर किसी का भी बेनिफिट पीरियड 1 साल से कम है, देन इट विल ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और इन केस अगर किसी का भी 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट पीरियड है, तो वो दैट विल बी known as treated as expenditure. Is it clear? Now the point is, इनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है? इनकी ट्रीटमेंट दोनों तरीके से होती है। इनकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होती है और बैलेंस शीट में भी होती है, दोनों की मतलब एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, कोई भी एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में जा सकता है, और कोई भी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में जा सकता है। तो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में, वो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स में देखते हैं, राइट? सो अब हम पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो देखो भाई, एक्सपेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला, जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, अगर मैंने कोई अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, देन इट विल बी माय एसेट, इट विल बी माय एसेट, ऑलराइट? इट विल बी माय एसेट। फॉर एग्जांपल, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जाता था 1 सितंबर को। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने ड्यूरेशन के लिए होता है? 1 साल के लिए। तो अब
यहाँ से एक साल निकाला जाए तो क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओ यहाँ तो ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। आने वाला 5 जो मार्च है उसमें तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो मैंने अमाउंट कितने साल के लिए पे करा, 6-7 महीने के लिए पे नहीं करा था, मैंने वो साल भर के लिए 12 महीने के लिए पे कराता था। तो बचे हुए 5 महीने, कि 12 माइनस 7 इज 5, बचे हुए 5 महीने का मैंने एडवांस पेमेंट दे दिया, मैंने एडवांस पेमेंट दे दिया, तो वो बोला जाता है एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। और ये प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाता है, ये जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरी बात होती है कि मेरे को एक्सपेंस पे करना था, 1 अगस्त को मुझे कुछ पे करना था, बट मैंने नहीं किया, मैंने बोला अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, मैंने वो पैसा बचा लिया, वो पैसा अभी बकाया है मेरे ऊपर कि मुझे पे करना है, दैट अमाउंट आउटस्टैंडिंग, दैट अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहाँ जाता है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जाता है, अगर ये सेटल डाउन नहीं होता तो ये जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इन केस अगर ये दोनों सेटल हो जाते हैं विद इन 1 पीरियड, 1 ईयर ऑफ पीरियड, ठीक है, 1 ईयर के बीच में सेटल हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाते, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम जर्नल में इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, लेजर में इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द पॉइंट, अनदर पॉइंट इज, हमने बात करी थी एक्सपेंडिचर की। अच्छा, आप लोगों को वो सब लिखना हो तो वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा हो, 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा हो, दैट विल बी एक्सपेंडिचर। और वो चीज जिसको हमने एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज करिए। अब मैं एसेट क्यों लूंगा, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, अगर मैंने कुछ मशीनरी खरीदी है और वो मेरे प्रॉफिट पर इफेक्ट डालती है, मैंने मशीनरी खरीद ली, मैं उससे गुड्स बनाऊंगा, उस गुड्स को बेचूंगा, मेरी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और मेरे प्रॉफिट को कहाँ लेके जाऊंगा, मैं कैपिटल में जाके ऐड ऑन कर दूंगा, मतलब मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल को इफेक्ट करे, जो कैपिटल को इफेक्ट करे, उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम जनरली सारी एसेट को खरीदने के लिए, मतलब मोर देन कोई एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए हमें बेनिफिट देगी, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? अब मशीनरी तो हमने खरीद ली भाई साहब, तो क्या मशीनरी 5 साल ऐसी चलती रहेगी? नहीं, उसे भी थोड़ी केयर की जरूरत है, थोड़े प्यार से रखने की जरूरत है, उसको भी हर एक टाइम पर, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपेयरिंग चाहिए। उस रिपेयरिंग, उसको रिपेयर करना मतलब क्या है मेरे लिए, एक खर्चा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इस रिपेयर का बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? इस रिपेयर का बेनिफिट मुझे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलेगा, या नेक्स्ट रिपेयर जब तक नहीं आ जाती तब तक मिलता रहेगा। और ये इट माइट बी पॉसिबल, इट हैव टू बी पॉसिबल कि वो हमेशा कम पीरियड में हो, क्योंकि हर 6 महीने में मशीनरी की रिपेयर करानी पड़ती है, ठीक है, हर मशीनरी की रिपेयर करानी पड़ती है। तो अब मैंने तो बोला था कि एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए आते हैं, राइट? यस सर, राइट। तो ये रिपेयर तो एक्सपेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है, जो बेनिफिट ड्यूरेशन है, वो 1 साल से कम है। नाउ द पॉइंट विच इज टू बी नोटेड एंड अंडरस्टैंड
कि ये जो रिपेयर है किसकी रिपेयर है, इस मशीनरी की रिपेयर है, और ये मशीनरी किसका आउटपुट है, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं कोई भी एक्सपेंस उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए करता हूं जो कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट सेम उसी तरह होती है जैसे एक्सपेंस की होती है, लेकिन दोनों का नेचर जो होता है वो अलग होता है। एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में वो खर्चा आता है जो कि हमें किस में हेल्प करता है, प्रॉफिट जनरेशन में हेल्प करता है। प्रॉफिट जनरेटिंग के लिए हम उसको करते हैं। लेकिन रेवेन्यू क्या करता है, रेवेन्यू मशीन पे उस कैपिटल एक्सपेंसेस को हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने के लिए कि हाँ मशीनरी हमारी चल जाए ज्यादा टाइम तक, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए बोला जाता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? नाउ द अनदर थिंग इज कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम एज होता है जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर का कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो किसमें जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। क्यों? क्योंकि वो क्या खरीद रहा है, वो एसेट खरीद रहा है, और एसेट कहाँ शो होती है बैलेंस शीट में, एसेट कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने चार तरीके के एक्सपेंसेस, दो तरीके के एक्सपेंसेस और दो तरीके के एक्सपेंडिचर पढ़ लिए। अब बात आती है तीसरे तरीके के एक्सपेंडिचर की, जिसको हम बोलते हैं, ये सब लिख लेना, ठीक है, स्टॉप करके इसको लिख लेना। नाउ जो तीसरे तरीके का एक्सपेंडिचर है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्स। वो क्या होता है, मिक्स होता है, मतलब कि मान लो हमने कोई एक्सपेंस करा जिसका हमें बेनिफिट क्या है, 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, जिसका हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, मतलब वो तो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसकी ट्रीटमेंट रेवेन्यू की तरह होगी। क्या होगी, रेवेन्यू की तरह होगी। जनरली ये कैसे होता है, जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंसेस आते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है, जैसे 50 लाख की एक एडवर्टीजमेंट। लेकिन वो 50 लाख क्या होता है, वो 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3-4 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो बोलता है कि भाई हाँ आपको 10 साल तक सर्विसेज देंगे, आप हमें 50 लाख रुपए पे कर दो। हमने बोला ओके। लेकिन द पॉइंट इज, ये पूरे 50 लाख क्या उसी पीरियड को बिलोंग करते हैं? द आंसर इज नो। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मैचिंग कंसेप्ट, जो कि कहता है कि हम वही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो उस साल से बिलोंग करेंगे, उस करंट ईयर से बिलोंग करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, हम पैसा तो उसी टाइम दे देते हैं सारा, लेकिन रिकॉर्ड कौन सा करते हैं, वही जो उस साल में बिलोंग करता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लाख रुपए खर्च करे 10 साल के लिए सर्विस लेने के लिए, 10 साल की सर्विस लेने के लिए, मतलब एक साल के लिए कितना खर्चा होगा मेरा 5 लाख रुपए। तो मैं ये 5 लाख एज अ एक्सपेंस ट्रीट करूंगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बचा हुआ अमाउंट जो कि मेरे लिए एसेट है जिसको मैं यूज कर सकता हूं वो चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। इज इट क्लियर? आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, पॉइंट एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। खर्चा दो तरीके का होता है। एक खर्चा वो होता है जिसको हम यूज करते हैं टू जनरेट इनकम, और दूसरा खर्चा वो होता है जिसको हम यूज करते हैं टू एक्वायर एनी एसेट। जिस खर्चे को हम यूज करते हैं टू जनरेट एनी इनकम उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। उसका बेनिफिट हमें एक साल से कम के लिए मिलता है। लेकिन अगर कोई खर्चा एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम वक्त से पहले एडवांस में पे कर देते हैं, विच इज एसेट फॉर अस। अगर उसका सेटलमेंट विद इन 1 ईयर हो गया, उसी अकाउंटिंग पीरियड में हो गया, तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाती, और इन केस अगर नहीं हुआ तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड विजिबल होती है, अपीयर होती है। सेकंड हमने पढ़ी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमें पैसा अमाउंट देना बकाया है, बचा है उस अमाउंट को देना, तो मतलब वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। जब वो हमारे लिए लायबिलिटी, अगर वो उस अकाउंटिंग पीरियड में सेटल हो गई तो हम उसे बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, वो लेजर में ही कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हुई और अगले अकाउंटिंग पीरियड में चली गई, और अगले अकाउंटिंग पीरियड का भी, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का भी हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कुछ अमाउंट बकाया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड विल बी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एक्सपेंडिचर। उसके हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। 3 पॉइंट थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम एसेट को एक्वायर करते समय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी खरीद ली, इसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा तक का मिलता है। अब उस एक साल से ज्यादा तक का एक्सपेंडिचर, उस एक साल के ज्यादा तक का बेनिफिट लेने के लिए हम उसमें छोटे छोटे खर्चे करते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग, अलग अलग खर्चे करते हैं, स्क्रू खरीदना, रिपेयर करना, रेगुलर रिपेयर करना। अब वो एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। तीसरे टाइप का हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मिक्सचर ऑफ कैपिटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हम एक्सपेंस तो बहुत एक ही बार में बहुत बड़ा कर देते हैं, उसका बेनिफिट हम आने वाले एक साल से ज्यादा तक का उठाते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम एक साल के अंदर विद इन 1 पीरियड के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल समझाया। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी और हर चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। ऑलराइट, और अगर नहीं बैठी तो एक बार वापस पीछे देख लेना, नहीं समझ में आया तो दूसरे टीचर को रेफर कर लेना, कुछ भी करना, बट ये पॉइंट जरूर समझना, बिकॉज कई बार ये बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, सो खुद से क्यों पूछते रहो, क्योंकि पूछना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो बढ़ना बंद, और बढ़ना बंद तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इट इज नेसेसरी टू आस्क व्हाई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। इट इज नेसेसरी टू आस्क व्हाई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। Always remember this. Okay, so this is Ketan Shrivastava and I hope you all will do well in your lives, and bye bye, take care. This is Ketan Shrivastava signing off.